सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हर पल, लिटरली हर पल खत्म होने के कगार पर हो। दो सुपर पावर्स, दो अलग अलग सोचने के तरीके और हजारों न्यूक्लियर हथियार, सब एक दूसरे पर तने हुए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि करीब करीब आधी सदी तक हमारी दुनिया की यही हकीकत थी। अक्टूबर 1962, ये वो वक्त था जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। क्यूबा मिसाइल संकट। सोचिए, अमेरिका के किनारे से बस कुछ ही मील दूर सोवियत संघ ने न्यूक्लियर मिसाइलें लगा दी थीं। पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें रोक ली थीं। बस एक गलत कदम और पूरी इंसानियत का खात्मा तय था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? पूरी दुनिया दो दुश्मन खेमों में क्यों बंट गई जो एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए थे? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि इस टकराव की नींव आखिर रखी कैसे गई। इसकी शुरुआत होती है एक अजीब सी बात से। देखिए, 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो सबको लगा कि अब शांति होगी। लेकिन उस जंग की राख से शांति नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया। जैसे ही जंग खत्म हुई, दुनिया के स्टेज पर एक पावर वैक्यूम सा बन गया, मतलब एक खालीपन। यूरोप तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, और इस खालीपन को भरने के लिए दो नए बड़े खिलाड़ी सामने आए, अमेरिका और सोवियत संघ। और देखते ही देखते यही दोनों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बन गए। और ये लड़ाई ये सिर्फ जमीन या हथियारों की नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की लड़ाई थी। एक तरफ था अमेरिका और वेस्ट, जो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में यकीन रखते थे, मतलब व्यक्तिगत आज़ादी। और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और ईस्ट, जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के लिए कमिटेड थे, मतलब सामूहिक हित। ये असल में इस बात की जंग थी कि दुनिया का भविष्य कैसा होगा। तो अब देखते हैं कि आइडियाज़ की ये जो लड़ाई थी, वो असल में दुनिया के नक्शे पर कैसे खिंच गई। ये बंटवारा यूरोप में सबसे ज्यादा साफ दिखाई दिया। वहां एक आयरन कर्टेन यानी लौह आवरण सा खिंच गया था, जिसने पूरे महाद्वीप को दो हिस्सों में बांट दिया। इसके वेस्ट में थे अमेरिका के दोस्त देश और ईस्ट में सोवियत संघ के असर वाले देश। दुनिया अब साफ साफ दो दुश्मन खेमों में बंट चुकी थी। और फिर इस बंटवारे को कागज और बंदूकों से एकदम पक्का कर दिया गया। 1949 में अमेरिका ने बनाया नेटो, जिसका सीधा सा हिसाब था एक पर हमला मतलब सब पर हमला। इसके जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में बनाया वॉर्सो पैक्ट। तो अब दुनिया ऑफिशियली दो फौजी गुटों में बंट गई थी, जो एक दूसरे के सामने खड़े थे। लेकिन सवाल यह है कि छोटे छोटे देश इन गुटों में क्यों जा रहे थे? उनके लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था। उन्हें इन सुपर पावर्स से सिक्योरिटी का वादा मिलता था, पैसे की मदद मिलती थी और नए नए हथियार मिलते थे। ये सब उन्हें अपने पड़ोसियों और दुश्मनों से बचने के लिए चाहिए ही था। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। इतनी दुश्मनी थी, इतने हथियार थे, तो फिर इन दोनों सुपर पावर्स ने कभी एक दूसरे से सीधी लड़ाई क्यों नहीं की? और यहीं पर इस कॉन्फ्लिक्ट का असली नेचर समझ में आता है। इसे कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये धमकियों का, असर डालने का और आइडियोलॉजी का युद्ध था। जो मेन प्लेयर्स थे, उनके बीच कभी सीधी खून खराबे वाली हॉट वॉर हुई ही नहीं। तो क्यों नहीं हुई हॉट वॉर? इसका कारण था डिटरेंस का एक बड़ा ही सरल लेकिन बहुत भयानक लॉजिक। स्टेप 1, दोनों साइड्स ने ढेर सारे न्यूक्लियर हथियार बना लिए। स्टेप 2, हर कोई जानता था कि अगर हमला हुआ तो दूसरा जवाबी हमले में सब कुछ तबाह कर सकता है। और इसका नतीजा म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब तुम हमें खत्म करोगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। दोनों का विनाश तय है। इसी डर ने कि जंग शुरू करने का मतलब खुद भी खत्म हो जाना है, एक अजीब सी खतरनाक शांति बनाए रखी। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि खून बहा ही नहीं। इन सुपर पावर्स ने सीधे लड़ने की जगह दुनिया भर में चल रहे छोटे छोटे झगड़ों में विरोधी पार्टियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब प्रॉक्सी वॉर्स। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, ये वो जगह थीं जो इस कोल्ड वॉर के असली गर्म मैदान बने। लेकिन हर देश इस सुपर पावर गेम में एक मोहरा नहीं बनना चाहता था, और इसी सोच से एक बहुत पावरफुल नए मूवमेंट ने जन्म लिया। इस नए आंदोलन की नींव रखी थी 5 बहुत दूर की सोचने वाले लीडर्स ने। ये उन 5 पिलर्स का सिंबल है जिन्होंने फैसला किया कि उनके देश न तो अमेरिका के साथ जाएंगे और ना ही सोवियत संघ के। वो दुनिया को एक तीसरा रास्ता दिखाएंगे, एक आजाद रास्ता। चलिए देखते हैं कौन थे ये 5 लीडर्स। ये हैं वो 5 फाउंडर्स, भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामिन क्रूमा।
इन सब में एक बात कॉमन थी, इनके देश अभी अभी कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए थे और अपनी इतनी मुश्किल से मिली आज़ादी को वो फिर किसी सुपर पावर के हाथ में नहीं देना चाहते थे। और जवाहरलाल नेहरू का ये कोट गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आत्मा को एकदम सही तरीके से बताता है। देखिए, उनका मकसद था पावर पॉलिटिक्स के इन ग्रुप से दूर रहना। ये कोई दुनिया से कटकर अलग थलग रहना नहीं था, बल्कि ये दुनिया के मामलों में एक एक्टिव और इंडिपेंडेंट रोल निभाने की कोशिश थी। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। इन देशों का एक और बड़ा लक्ष्य था, एक नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक व्यवस्था बनाना। ये चाहते थे कि एक ऐसा फेयर ग्लोबल सिस्टम बने जिससे डेवलपिंग देशों को अमीर देशों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये चार्ट उस समय की दुनिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। पहली दुनिया मतलब वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरी दुनिया मतलब ईस्टर्न ब्लॉक, और फिर थी तीसरी दुनिया, यानी वो नॉन अलाइन देश जो अपना एक अलग ही रास्ता बना रहे थे। और फिर करीब 50 साल के तनाव के बाद अंत की शुरुआत हुई। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, और ये सिर्फ ईंटों का गिरना नहीं था, ये उस बंटवारे के खत्म होने का सिंबल था। फिर ठीक 2 साल बाद 1991 में सोवियत संघ खुद ही टूट गया। वो दूसरी सुपर पावर जिसने दुनिया को बांट रखा था, अब इतिहास बन चुकी थी। कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। तो इससे हम क्या समझें? सबसे बड़ी बात यह है कि कोल्ड वॉर की विरासत आज भी हमारे साथ है। आज के ग्लोबल अलायंस हों या फिर न्यूक्लियर हथियारों का खतरा, इन सब की जड़ें उसी दौर में हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोल्ड वॉर की वो 2 ध्रुवों वाली दुनिया तो खत्म हो गई, लेकिन क्या दुनिया पर असर डालने की होड़ सच में खत्म हुई है, या फिर आज 21वीं सदी में हम एक नए तरह का कोल्ड वॉर देख रहे हैं?